हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको क्या देखने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। यदि आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चंस करने में आपको इतनी आसानी होगी, इसलिए आपको फोकस करना है एग्जाम्पल समझने में। फिर हम एक्सरसाइज कराएंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज भी कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यहाँ आपको साइड में क्वेश्चन हो रहा होगा, वहाँ पे आप देखिए कि हमको क्या करना है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि हमें बताना है एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। और क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमको ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है। कितने दिए हैं हमको देख के बताइए आप। ये दिए हैं एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप। बी वेक्टर देखें, बी वेक्टर क्या दिया है, 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। तो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड की मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है हमको क्या है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, समान है। तो समान की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, समान की डेफिनेशन पढ़ी थी यदि दो वेक्टर समान होते हैं तो जो उनके संघटक अवयव हैं, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, आई कैप के, उनके जो संघटक अवयव होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर दिया हुआ है, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। और इनसे हमें क्या पता चलता है, यदि दो वेक्टर बराबर है तो उनके संघटक अवयव क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप बराबर होगा 2i कैप प्लस वाई के कैप प्लस के कैप वाई जे कैप। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोलते हैं फ्रॉम डेफिनेशन, यानी कि ए और बी वी वेक्टर के समान होने की परिभाषा से क्या बोल सकते हैं हम कि जो x है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, जो y है वो 2 के बराबर होगा और जो z है वो किसके बराबर होगा, 1 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपको दो वेक्टर बराबर दिए होते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों वेक्टरों को बराबर दिखा देना है और फिर जो उनके संघटक अवयव हैं उनको बराबर दिखा देना है, जहाँ से कि एक्स वाई जेड की आप वैल्यू निकाल सकती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अब उसने कहा है कि जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है क्या वो बराबर है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के, ऐसा उसने पूछा है कि ऐसा सही है या गलत है। ठीक है, ये हमको बताना है कि ये सही है गलत है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके लिए मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए, डेरिवेशन भी की है, रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 का रूट 4। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं जेड के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 इंटू के वैक्टर, सिंपल एज यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू के वैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 5। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, रूट 5। यदि हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, जेड की वैल्यू कितनी है, यानी कि 0। तो ये भी क्या आ जाएगा, रूट 5। तो हमें क्या पता चला कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर होता है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यानी कि जो बात है वो ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बराबर है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर के, यानी कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है इन दोनों के जो परिणाम है वो दोनों क्या है, समान है। जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है दोनों के परिणाम कैसे हैं, समान। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है, क्या सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है,
नहीं है, क्योंकि इनके जो संघटक अवयव हैं वो समान नहीं है। क्यों नहीं है समान? इनके परिणाम तो समान है लेकिन ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2। तो जो संघटक अवयव हैं वो क्या हुए? अलग अलग। ऐसे हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 1। तो जो इनके संघटक अवयव हैं वो कैसे हुए? असमान। तो ये क्या होंगे? ये दोनों समान नहीं है लेकिन इनका जो परिणाम है वो समान है। ठीक है, ये है हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको साइड में शो हो रहा हो। आप उसमें देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर वो कितना दिया है हमको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब उसने कहा है कि मात्रक सदिश बताइए। मात्रक सदिश को किसे डिनोट करते हैं? ए k कैप। तो जो मात्रक सदिश है उसको क्या बोलते हैं? ए k कैप से डिनोट करते हैं मात्रक सदिश को। ठीक है, और इसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। इसने क्या पूछा है यहाँ पे? मात्रक सदिश पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? मात्रक सदिश का फॉर्मूला। तो ए वेक्टर तो हमको पता है, ए वेक्टर तो उसने दे रखा है, लेकिन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हमको क्या होगा? निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस y की वैल्यू क्या है? 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस z स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 14। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया? रूट 14। अब हमें क्या निकालना? ए कैप। तो ए कैप के लिए क्या फॉर्मूला? ए कैप के लिए है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इसको क्या करना है? रूट 14 से डिवाइड करना है। और जब हम इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1। यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 इंटू के कैप इसे लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन रूट 14, 1 अपॉन रूट 14 इंटू के कैप, ये क्या हो जाएगा? आंसर। और जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो इसका आंसर, इसका जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि जो मात्रक सदिश है उसका परिणाम क्या होता है? 1। और उसी से ये जो फॉर्मूला है ये निकल कर आया, क्योंकि 1 कब आता है? अगर मैं 2 में 2 का डिवाइड दूँ जब ही तो 1 आएगा। तो हमने क्या करा? ए वेक्टर को ए वेक्टर के परिणाम से डिवाइड कर दिया जिससे कि क्या आ जाए? 1, और इसी से इसका फॉर्मूला बना है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम क्या हो? 7 हो। जिसका परिणाम क्या हो? 7 हो। यानी कि हम क्या करें? पहले तो ए वेक्टर निकाल लें, ए कैप निकाल लें। उससे क्या मिलेगा? हमें एक ऐसा सदिश मिल जाएगा जिसका परिणाम क्या होगा? 1। और जब हमको ऐसा सदिश मिल जाएगा कि जिसका परिणाम 1 होगा, तो यदि हम उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस सदिश को, तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा? 7। यानी कि सबसे पहले हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिणाम क्या हो? 1 हो। तो 1 को कैसे निकालेंगे? ए कैप के द्वारा। और फिर हमें क्या कर देना? उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ए कैप निकालेंगे। ए कैप के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कि ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स क्या है यहाँ पे? 1, यानी कि 1 प्लस -2 है यहाँ पे, इसे ऐसे लिखेंगे आई कैप प्लस माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो ये क्या जाएगा? रूट 5। और जब हम ए कैप निकालेंगे, यानी कि एक ऐसा सदिश
यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो 1 हो। तो हम एक ऐसा सदिश निकाल रहे हैं यहाँ से जिसका परिणाम क्या हो 1, यानी कि आई कैप अपॉन रूट 5। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 इंटू 1 अपॉन रूट 5 इंटू आई कैप माइनस 2 अपॉन रूट 5 इंटू जे कैप। अब हमें ये एक ऐसा सदिश मिल गया जिसका परिणाम क्या है 1, एक ऐसा सदिश मिल गया जिसका परिणाम क्या है 1। अब हमें इसको क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा 7। तो 7 ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये 7 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 14 अपॉन रूट 5 जे कैप। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक ऐसा सदिश निकाला जिसका परिणाम 1 हो, लेकिन हमें निकालना क्या था कि जिसका परिणाम 7 हो। तो हमने क्या करा, उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारा आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो हमको वेक्टर दिए और उसने कहा है कि इनके योगफल, यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, मान लीजिए सी वेक्टर। तो इस सी वेक्टर का मात्रक सदिश हमको निकालना है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सी वेक्टर निकालेंगे। और सी वेक्टर को कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हमने मान लिया कि सी वेक्टर। और ये क्या होगा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 2 संघटक आपस में, जो समान संघटक हैं वो जुड़ जाएंगे, यानी कि ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे और ये आपस में जुड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 आई कैप प्लस 2 + 1 जे कैप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -5 + 3, ये क्या हो जाएगा -5 + 3 के कैप। ठीक है, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे सी वेक्टर को, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। अब तो आप इजीली कर पाएंगे, ये कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें सिर्फ थोड़े थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले हमको फिट करने होते हैं। अब आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, आप तो इन्हें आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। और इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर। ठीक है, इनकी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 29। और जब ये रूट 29 हो जाएगा और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप अपॉन रूट 29। और आगे सॉल्व करके जब हम इनको अलग अलग डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप माइनस के 2 अपॉन रूट 29 के कैप। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चन अब तक समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि हाँ मैम हमको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करें कि मैम हमको यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको शो हो रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए वेक्टर हमको दिया हुआ है और इसके क्या करने हैं, हमको दिक् अनुपात और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करें, हम दिक् अनुपात लिखते हैं। तो जो दिक् अनुपात होते हैं, मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था कि दिक् अनुपात क्या होते हैं। दिक् अनुपात होते हैं जिनको हम ए बी सी से रिलेट करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड ही क्या होते हैं, हमारे दिक् अनुपात होते हैं। अभी आप यहाँ पर एक्स वाई जेड ये ही तो पढ़ रहे थे, तो जो एक्स वाई जेड होते हैं वही दिक् अनुपात होते हैं। तो आप इजीली कर सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं आप कि जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर के लिए हमने क्या लिखे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं तो दिक् अनुपात ए बी सी होते हैं और इसके क्रम में क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम दिक् अनुपात, यानी कि x बराबर 1 y बराबर 1 और z बराबर -2। तो
तो ये क्या हो गए हमारे दिक् अनुपात हो गए। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन कैसे लिखते हैं, दिक् कोसाइन क्या होते हैं, एल एम एन यानी कि अल्फा बीटा कॉस एल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, यही तो होते हैं हमारे दिक् कोसाइन। इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, इसको एम से किया था और इसको एन से किया था, और इनके लिए फॉर्मूला भी निकाला था कि जो एल होता है वो किसके बराबर होता है, ए अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ये किसके बराबर होता है, बी अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, और ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। यही किया था, तो यही चीज़ हमको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ए अपॉन ए, यानी कि आप किससे रिलेट कर सकते हैं, एक्स से। तो एक्स अपॉन ए वेक्टर का परिणाम, तो x क्या है यहाँ पे 1, और a वेक्टर का परिणाम निकालेंगे तो अब क्या आ जाएगा 1 + 1 + 4। ठीक है, इनकी √6, 1 अपॉन √6 क्या हो जाएगा आपका l हो जाएगा। और यदि आप चाहें यहाँ से m निकालेंगे तो m बराबर क्या है, b अपॉन आर वेक्टर यानी कि y अपॉन ए वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू तो सेम रहनी है, इसके मॉडुलस की जो परिणाम है वो √6 ही रहना है, लेकिन यहाँ पे y बराबर क्या दिया हुआ 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √6। अब हम n निकालें, तीसरा डायरेक्शन कोसाइन, तो ये क्या हो जाएगा c यानी कि z अपॉन आर वेक्टर। तो z क्या है यहाँ पे -2, तो -2 अपॉन √6 यानी कि ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे इसके, अगर हम इन्हें कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएंगे 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 और माइनस के 2 अपॉन √6। स्क्रीनशॉट की लीजिए और फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कि हमको ए वेक्टर दिया हुआ था, इसके दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन हमसे पूछे हुए थे। जो दिक् अनुपात होते हैं, जब हमने इसको ऐसे लिखा तो x y z क्या हो जाएंगे इसके दिक् अनुपात, तो x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर -2 हमने दिक् अनुपात फाइंड आउट कर लिए। जब दिक् कोसाइन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एक्स एंगल से बना कोण, वाई एंगल से वाई एक्सिस से बना कोण और जेड एक्सिस से बना कोण, यही तो होते हैं। एक्स एक्सिस के साथ बना कोण, वाई एक्सिस के साथ बना और जेड एक्सिस के साथ बना कोण। तो इनको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में एल एम एन से रिप्रेजेंट कर लिया। इनके हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ये होते हैं। तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यू एल की, एम की और एन की निकाल ली, और ये क्या हो जाएंगे हमारे डायरेक्शंस कोसाइन हो जाएंगे। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। यदि एक वेक्टर यानी कि 2 पॉइंट्स हमको दिए होंगे और उनको एक वेक्टर के द्वारा जोड़ा जाएगा। यहाँ साइड में आपको फिगर शो हो रही होगी, आप उस फिगर में देख सकते हैं कि जो P1 एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट क्या दिया है P1 और एक पॉइंट क्या दिया है P2। इसके क्या है कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो जो P1 है उसके पॉइंट क्या हैं, x1 y1 और z1, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, और इसके हो गए x2 y2 और z2। और इनको एक वेक्टर द्वारा जोड़ा गया है जिसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है P1 P2, यानी कि P1 से P2 की ओर, ये एक वेक्टर है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है कि यदि दो पॉइंट हमको दिए गए हों तो जो वेक्टर की जो वैल्यू है, जो परिणाम है वो क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या करा, सबसे पहले तो इनको O से जोड़ लिया, O को P1 से जोड़ लिया, O को P1 से जोड़ लिया और O को P2 से जोड़ लिया। और जब हमने जोड़ा तो इनकी दिशा भी निर्धारित करी, O से P1 की ओर, O से P2 की ओर। और जहाँ हमने ट्रायंगल फॉर्मूला लगाया वहाँ पे ट्रायंगल रूल लगाया, क्योंकि क्या हो रहा है O P1 और P1 से शुरू है P2, यानी कि जहाँ पर उसका एंड पॉइंट है वहाँ पर उसका क्या है इनिशियल पॉइंट है। तो क्या हो गया कि OP2 बराबर है OP1 प्लस P1 P2 वेक्टर के,
यही तो हुआ ट्रायंगल फॉर्मूला से कि जो OP2 है वो बराबर है OP1 प्लस P1 P2 के, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो OP1 है उसका इनिशियल जो उसका फाइनल पॉइंट है वो P1 P2 का इनिशियल पॉइंट है, तो हम वहाँ पर लगा सकते हैं ट्रायंगल रूल, और हमें ट्रायंगल रूल लगाकर क्या मिला, ये वाली लाइन मिली। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमको P1 P2 की, और जब हम यहाँ से P1 P2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, यही हो जाएगा। यानी कि अब हमें OP2 और OP1 इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों के क्या हो जाएंगे, OP2, यदि हम OP2 तो O के क्या है 0,0 है, O के क्या है 0,0,0 यही है। और जब हम OP2 के क्या निकालेंगे, OP2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, OP2 की हो जाएगी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, यही हो जाएगी। जो P2 के हैं सेम वही हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा माइनस P1 के क्या हो जाएंगे, OP1 के क्या हो जाएंगे जो P1 के हैं, यानी कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इनके वेक्टर हो जाएंगे, जैसा कि हमने पीछे किया भी था। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते थे। ये क्या हो जाएगा P1 P2 के वेक्टर, और जब हम P1 P2 को यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। और जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी P1 P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसके लिए पूरा x है, ये पूरा y और ये पूरा z है, यानी कि x² प्लस y² प्लस z²। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और जब i का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, क्या कि जो P1 था और जो P2 था, P2 क्या था, फाइनल पॉइंट था, और P1 क्या था, इनिशियल पॉइंट था। यानी कि दिशा कैसे थी, P1 से P2 की ओर, P1 क्या था इनिशियल पॉइंट और P2 क्या था फाइनल पॉइंट। तो इसके क्या थे x2, यानी कि हमने क्या करा है, फाइनल जो फाइनल पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु के कोऑर्डिनेटों को घटाया है, जो अंतिम है उसमें से घटाया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस में से घटाया है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किससे घटा रहे हैं, हमको किससे घटाना है, जो अंतिम बिंदु है उससे घटाना है, और किसके घटाने हैं, जो प्रारंभिक बिंदु हैं। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, ठीक है। इनको मिलाने वाला बिंदुओं को मिलाने वाला एक सदिश होगा पी क्यू। अब इसके में दिशा नहीं बताई, वो आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, पी से क्यू की तरफ, कहाँ से, पी से क्यू की तरफ, यहाँ पी मान सकते हैं आप, क्यू मान सकते हैं, पी से क्यू की तरफ, यानी कि क्या है, पी क्यू वेक्टर। यानी कि क्या पता चल रहा है, पी क्या है इनिशियल पॉइंट और क्यू क्या है फाइनल पॉइंट। तो आप ध्यान रखना कि ये क्या है इनिशियल पॉइंट और ये क्या है फाइनल पॉइंट, क्योंकि पी से क्यू की तरफ। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो पी क्यू वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट यानी कि क्यू वाले में से घटाना है, पहले तो हमें क्यू वेक्टर निकालना होगा, पी वेक्टर निकालना होगा। तो जब हम यहाँ से पहले क्यू वेक्टर और पी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस
y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जहाँ पर z2 y2 और x2 क्या थे, q, यानी कि फाइनल पॉइंट के। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 i कैप प्लस y2 यानी कि -2 -3 जे कैप प्लस z2 यानी कि -4 -0 के कैप। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 के कैप आई कैप प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -5 जे कैप -4 के कैप। ये क्या हो जाएगा आपका PQ वेक्टर हो जाएगा, आपका PQ वेक्टर। और जहाँ हम इसका परिणाम निकालेंगे तो वो तो सिंपल है, क्या करना है हमको, x² + y² + z²। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि -5, सबका बराबर आने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 और इसका क्या हो जाएगा 16। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, वैसे तो उसने सिर्फ हमें क्वेश्चन यहीं तक बोला है, लेकिन यदि आप वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। आपको देखना है इनिशियल पॉइंट कौन सा, फाइनल पॉइंट कौन सा, और फाइनल पॉइंट से आपको इनिशियल पॉइंट को घटाना है, ना कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के घटाने, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के घटाने हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।